पहले अगर कोई गलतियां होती थी गवर्नमेंट के बजट में तो वो कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता था। अब सबसे पहले जर्नलिस्ट करते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। दूसरा जो है फिर ऑपोजिशन है। तीसरा जो है यूट्यूब चैनल पर आप इस तरह के देख रहे हैं जैसे टैक्स दोस्ती है। चौथा जो है लोग अवेयर हो गए कि यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये जो दूसरा पेज होता है उसमें ये जो सारे साहिबान बैठे ये वाकई में आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है कि इकॉनमी पे ध्यान देने के बजाय वो प्रीवियस गवर्नमेंट की करप्शन के केसेस निकालने चाह रहे हैं। उसी के अलावा जो गवर्नमेंट कर रही है उसको यानी इन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से बहुत सारे लोगों के नाम निकाले तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि ये गलत है। अब आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछे बगैर नहीं निकाल सकते। उसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर भी वो इलेक्शन कमीशन का वो आ गया है फैसला। पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग पीटीआई को जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट पोल्स हुए केपी में उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो सियासत तो एज़ यूजुअल की जा रही है, यानी कि कहीं पर जो है पोलिंग में धांधली की जा रही है इलेक्शन में, जहां इलेक्शन हो रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन गलत काम कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है आपको, मुझे वो बना रहा है। जो पॉलिटिशियन है वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जिससे उनको तो फ़ायदा होगा लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड पेज है नेशनल न्यूज़ का। अब ये जो सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है वो प्रॉब्लम बन रहा है। उसके अलावा जो फाइनेंस बिल 2022 बना है उसमें एनॉमली आई है, यानी कि कोई प्रॉब्लम मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्लरिकल एरर्स हुए जिसकी वजह से उसमें गलतियाँ हुई हैं। जैसे डॉलर का रेट 183 रुपीज़ का लिया गया तो उस पर कमेटी बन गई है। ठीक है जी। उसके अलावा देखते हैं कि जो पंजाब का बजट है उस पर पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं कि जी पे एक जो है स्पीकर साहब जो है वो चाह रहे हैं कि पंजाब का बजट प्रेजेंट ही ना हो और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसको एम्बैरसमेंट हो। तो पॉलिटिशियंस जो है ना अपनी पॉलिटिक्स करते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो इनके लिए वेट नहीं करेगी कि ये पहले एक दूसरे से बदले ले सके। इसी तरह पीटीआई के जो लोग हैं वो भी रोज़ाना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टीवी पर भी आप लोगों का मेरा जो है न्यूज़ चैनल्स पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ये लोग ये गलत कर रहे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, वो लोग कह रहे हैं इनको कुछ नहीं आता। तो जो काम करने वाले हैं बजट सही बनाना, उसको इम्प्लीमेंट सही करना, वो सब जो है ना गपशप जो है वो सब कुछ भूले हुए अखबार वाले हाईलाइट कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हो गए, यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती वाले हाईलाइट कर रहे हैं आपके सामने ये चीज़ें। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लीस्ट बॉदर्ड है दोनों साइड से। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को बस बुरा भला कह रही हैं और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो पाकिस्तानी अवाम के फेवर में कोई नहीं ले रहा। इसी तरह वो पंजाब के गवर्नमेंट में मुख्तलिफ जो एलोकेशंस हैं उसकी बात हो रही है। पीटीआई हैज़ रिजर्वेशन अगेंस्ट न्यू यूएस एम्बेसडर। तो जो एम्बेसडर आ रहा है उस पर जो है ना इनको एतराज़ है। तो ये सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। और अब मज़ीद पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। सिंध बजट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक 152 बिलियन रखा गया है। ये पैसे भी ना रखते क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर तो सिंध में है नहीं, लेकिन जो है फिर भी तनख्वाहें देनी है पुलिस की वगैरह वगैरह। कंट्रीज़ फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन इन कराची। तो ये है कि पाकिस्तान में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग सेंटर ओपन हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत टाइम से आ रही हैं। तो देन अगेन जो है हर चीज़ लेट करना, बहुत देर से करना। आगे वो कह रहे हैं परफेक्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। SU फर्दर रिड्यूस पेट्रोल लिमिट ऑफ। ठीक है जी। पेट्रोल की ऑब्वियसली लिमिट्स चाहे वो पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम आते हैं एडिटोरियल पे, जो एडिटर ने लिखा है ओपिनियंस पे। तो केपी बजट के बारे में उन्होंने ओपिनियन दिया है। केपी बजट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके अच्छी बात क्या है, बुरी क्या बात है। फिर इसी तरह जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। ये जो आर्टिकल आया है कि टूवर्ड अ फास्ट ट्रैक सोलर प्रोग्राम, कि पाकिस्तान में सोलर प्रोग्राम को कैसे तेज़ किया जा सकता है। अब ये प्रॉब्लम तकरीबन 20 साल से दुनिया जो है ना सोलर की तरफ जा चुकी है। पाकिस्तान अभी भी सोच रहा है हम लोग
कि घरों में लगाएं, ऑफिसेज में लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं, बिजली पे ही रिलाय करते। तो वैसे एक जनरल बात बता दो आपकी नॉलेज के लिए कि अभी अगले 5 सालों में अगर डैम बन जाते हैं तो अगले 5 सालों में जैसे बिजली की लोड शेडिंग जरदारी के टाइम पर 2008 से 2013 तक बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यूपीएस जो है का ख़र्चा सब लोगों को उठाना पड़ा। तो इसी तरह सोलर का ख़र्चा अगर आप उठाते हैं तो 5 साल तक प्लान बना लें, उसके बाद जब नए डैमों से बिजली आएगी तो वो सस्ती होगी, तो फिर शायद सोलर आपको इतना फ़ायदा न दे। और अगर डैम नहीं बनते तो फिर डेफिनेटली सोलर ही आगे चलेगा, क्योंकि 50 रुपये 60 रुपये का यूनिट हो जाएगा अगले 1 साल में बिजली का, और ये वैल्यू अप डाउन ज़रूर होगी, लेकिन ऑन एवरेज 30-35 रुपये का एक यूनिट ज़रूर होगा। तो सोलर अगर आपको इस रेट पर या इस रेट से कम पे बिजली देता है तो बेहतर है। ये सारे मसले मसाइल जो है वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी में हुआ ये कि जो ऑयल रिफाइनरीज थी वो बंद हो गई कोरोना में, क्योंकि ऑयल की डिमांड कम थी। अब एकदम से जब इकॉनमीज़ दुनिया में ओपन हुई है कोरोना के बाद, तो ऑयल रिफाइनरीज जो बहुत सारी बंद हो गई थी, तो थोड़ी सी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा लोड है, तो वो उतने जितनी दुनिया की डिमांड है उतनी पूरी नहीं कर सकते, तो प्राइस बढ़ती जा रही है। यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज कोरोना के 2 सालों में दुनिया की बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज बंद हो गई थी और लोगों ने न्यू ऑयल रिफाइनरीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है। तो दुनिया वापस जा रही है कोरोना के बाद अपना रूटीन में, जैसे आप थे। जैसे लाहौर शहर पहले 10-12 घंटे 14 घंटे के बाद मार्केट्स भी बंद हो जाती थी और खामोशी हो जाती थी, अब वो वापस 24 घंटे का शहर बन गया है। इसी तरह कराची और दुनिया के और शहर भी और दुनिया के लोगों के लाइफस्टाइल भी वापस चली गई है, लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो डिमांड वापस उतनी हो गई है 7 अरब 8 अरब की आबादी के मुताबिक। तो रिफाइनरीज़ कम है। अब रिफाइनरीज़ में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को भी करनी चाहिए और मुल्कों को भी। तो अगले 2 सालों में रिफाइनरीज़ बन जाएंगी और जितनी भी डिमांड है वो पूरी होगी, तो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 साल में ऑयल की प्राइस नीचे नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है व्हाट्स राइट, इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वॉज एंड इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन गिव्स अस द स्टेटस ऑफ मार्केट टू बी रेकन्ड विद। ये जो थिंकिंग है ये आउटडेटेड हो गई है। मैं आपको पहले उर्दू में बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल लिखा जा रहा है सिराजुल दीन अजीज़ लिख रहे हैं, और जो पूरा आर्टिकल है उसके अंदर वो बताना चाह रहे हैं कि किस किस्म की इकॉनमी हो, किस किस्म के लोग फ़ैसले करें, किस किस्म की नौकरियां और बिज़नेस करें तो बात बनेगी। लेकिन ये जो बात की जाती है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से पाकिस्तानी मुल्क है, तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट करें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलें, बड़े फैक्ट्रीज़ खोलें ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, तो ये सब ख्यालात इसलिए अब ये गलत हो गए कि पाकिस्तान में सबसे पहली बात यह कि जो 22 करोड़ आवाम में से तकरीबन 15 करोड़ आवाम है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, यानी कि वो अखबार पढ़ सकते हैं, SMS कर सकते हैं, TV पे न्यूज़ समझ सकते हैं, ड्रामे समझ सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स लिख सकते हैं, चाहे उर्दू में अंग्रेज़ी में, लेकिन 15 करोड़ लोग जो हैं वो कोई स्किल नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनको कहें कि यार आप ये काम है आप गाड़ी चला लें, तो गाड़ी नहीं चला सकते, वो ड्राइवर नहीं बन सकते, वो जो है खेतबाड़ी नहीं कर सकते, फार्मिंग का उनको कुछ नहीं पता है क्योंकि ज़्यादातर शहरों में आ गए हैं। या अगर आप उन्हें कहें कि टीचर बन जाएं तो उनके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हार्डली 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी अटेंड किया। तो 15 करोड़ आवाम। दूसरा जो है फिर इम्पॉर्टेंट बात, इन 15 करोड़ में अब आप 5 करोड़ और ऐड कर दें, 20 करोड़ लोग जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। वो टॉपिक जो हमारा मेन फोकस है टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस का, जिस वजह से हम ये एक
काम कर रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे कि पूरा पूरा अखबार और उसकी ख़बरें और आपको डॉलर का रेट और कितना कर्जा है और कौन क्या बात कर रहा है। तो ये जो खाम ख्याली है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है तो 20 करोड़ लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर वो जितना भी कमा रहे हो, और आप ये हो सकता है कोई 10,000 रुपये कमा रहा हो और हो सकता है कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है। अगर कोई शख्स गांव में रहता है 10,000 कमा रहा है या छोटे शहर में, तो उसके पास भी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है क्योंकि किराया खाने पीने में चला। अब एक बंदा 1.5 लाख कमा रहा है और वो लाहौर में रहता है, तो उसके खर्चे उतने ही हैं 1,50,000, 1.5 लाख के बाद उसको कुछ पैसे ही नहीं बचते, किराए, फीस, खाने पीने और जो मिनिमम पेट्रोल वगैरह का ख़र्चा है और मेडिकल का ख़र्चा है, उसके बाद उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो सिनेमा हाउस चला जाए, वो कोई ब्रांडेड कपड़े खरीद ले। तो मार्केट तब बनती है जब आपके पास बायर्स होते हैं, और किसी किस्म की भी मार्केट नहीं बन सकती पाकिस्तान में क्योंकि ना तो हम स्किल्ड है, हमारे पास स्किल्ड लेबर जो है वो बहुत थोड़ा है, ज़्यादातर 1 करोड़ तो पाकिस्तान से बाहर ऑलरेडी है नॉन रेजिडेंट। उसके अलावा मुल्क चलाने के लिए भी आपको 4 से 5 करोड़ लोग चाहिए। कोई कुछ आर्मी में है, कुछ गवर्नमेंट में है, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे ख़ुद जॉब कर रहे हैं, ख़ुद बिज़नेस कर रहे हैं या औरों के बिज़नेस में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आपके पास हेल्थ केयर है, टीचिंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर। तो तकरीबन आपके 5 से 7 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं इस इकॉनमी में, और उनके पास जो है उसमें से 2 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो 22 करोड़ नहीं, 2 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो वेकेशन पे जा सकते हैं, वो सिनेमा अटेंड कर सकते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े ख़रीद सकते हैं, वो अच्छा मोबाइल रख सकते हैं। तो 2 करोड़ से कोई वो श्रीलंका की आबादी के बराबर आबादी है, और इससे कुछ नहीं होता। और रिपीट कर दूं कि 15 करोड़ लोग तो स्किल्ड ही नहीं, तो उनकी अर्निंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सारी चीज़ें, वो मज़ीद जो है ना उनका स्किल, क्योंकि वो ऑनलाइन कोई काम नहीं कर सकते, वो जो दुनिया में जो कम्पिटिटिव मार्केट है, चाहे लोगो डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उनको कुछ नहीं पता और ना वो सीख सकते हैं क्योंकि उनके वो बेसिक इन्वायरमेंट भी मौजूद नहीं है। तो 15 करोड़ तो निकल गए। उसके अलावा 15 करोड़ में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कमा तो रहे हैं लेकिन उनकी कोई डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो 20 करोड़। तो 22 करोड़ जो है वो बाकी जो मुल्क के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है या कोई बड़े पैसे जो कमाते हैं, वो ये 22 करोड़ छोड़ के वो 10 लाख लोग हैं जिनका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि वो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, उसको आप अपर क्लास भी कह लें। उनके पास सारा पैसा, नौकरियां, फैक्ट्रियां, वो जो है बिल्कुल ऐसा है कि वो करोड़ रुपए की घड़ी भी ख़रीद सकते हैं, वो जो जूते पहनते हैं वो लाखों रुपए के होते हैं, वो शॉपिंग के लिए अमेरिका, सिंगापुर, दुबई भी जा सकते हैं। तो वो जो 10 लाख लोग हैं, लेकिन वो उनकी जो आदतें चूँकि वो बाहर मुल्क और वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का और वेस्टर्न मुल्कों का इंटरेस्ट होता है इन 10 लाख लोगों में, क्योंकि असल पैसा इनके पास होता है। तो जो ये 10 लाख लोग हैं, ये ज़्यादातर वेकेशंस और शॉपिंग जो है ये अमेरिका वगैरह जाके करते हैं और बड़े खुश होते हैं। और अगर इनके फेसबुक वगैरह पर देख सकें आप, वैसे तो ये किसी को नहीं वो करते, साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट पे फ्रेंड नहीं बनाते, लेकिन अगर आप इन 10 लाख लोगों को देखें, इनके फेसबुक वगैरह, ट्विटर या इंस्टा अकाउंट्स, तो आप देखेंगे कि ये जिनमें हमारे एक्टर्स और एथलीट्स और ये लोग भी शामिल हैं, ये जो है लाखों रुपए के घड़ियाँ और ये चीज़ें अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो डोनेशन भी देते हैं, जिससे फिर 22 करोड़ आवाम को वो चाहते हैं कि जो है वो रिलैक्स करें जो डोनेशन इन्होंने दिए। तो डोनेशन पे सारी कौम चल रही। तो आई होप कि इससे आपको आइडिया हो गया कि ये जो इकोनॉमिक थिंकिंग है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में बड़े सारे ब्रांड्स आएंगे, जैसे ये ब्रांड्स आप देख रहे हैं पाकिस्तानी यूनिवर्थ बहुत ज़बरदस्त है, तो इसी के स्टॉक बिकता नहीं है, बहुत सारा इनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये जो पेज होता है पेज 7, इसमें बहुत सारे जो ख़बरें फ्रंट पेज पे या और पेजेस पे लगी है उनकी रिमेनिंग है। तो मिफ्ता इस्माइल एनर्जी सेक्टर के बारे में कंसर्न है
क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि पिछले 10-15 सालों में जो एनर्जी सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डॉलर बेस्ड हैं और वो फ्लेक्सिबल है। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो ज़ुबानी तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि जी सही होना चाहिए, एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ना तो उनके पास पॉलिटिकल पावर है, ना ही वो इसको रिफॉर्म करेंगे।